सभी भैया बहनों को प्रणाम। नवीन सत्र 2020-21 में आपका व्यावसायिक अर्थशास्त्र में स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र का। तो भाग 1 परिचयात्मक व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्याय 1, इसमें हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र परिचय, अर्थशास्त्र परिचय एवं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आएंगे क्योंकि 1 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न और इस प्रकार इस इकाई पर 5 अंक है। 1 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प आएंगे जिसमें हम समझते हैं। सही विकल्प में पहला, समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक मात्राओं से संबंधित है। सामूहिक मात्राओं से तात्पर्य समूह में जो इकाई रहे। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं रिलायंस ग्रुप। तो रिलायंस ग्रुप में बहुत से प्रोडक्ट हैं। उसके पास फर्टिलाइज़र भी है, उसके पास मोबाइल नेटवर्क भी है, बीमा पॉलिसी केंद्र भी है, बैंकें भी है, पेट्रोल भी है। तो ऐसे सामूहिक मात्राओं से संबंध समष्टि अर्थशास्त्र का होता है। यानी इसका मतलब बहुत से प्रोडक्ट बनाने का समूह। अगला, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है राष्ट्रीय आय का। काय का अध्ययन करता है? राष्ट्रीय आय का। किसी एक फर्म का नहीं, यह राष्ट्रीय आय का अध्ययन कर सकते हैं। एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी समूह विशेष से संबंधित अध्ययन करता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? एक फर्म का या एक उद्योग का या एक वस्तु का अध्ययन करता है। वस्तु के मूल्य का अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है संपूर्ण समग्र उत्पादन से। संपूर्ण समग्र उत्पादन स्तर से, कीमत स्तर से, रोजगार स्तर से। तो इनमें सभी विकल्प मान्य किए जाएंगे। अगला, समष्टि का अर्थ है बराबर से। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है समग्र का। अब अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र खालिस्तान है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र खालिस्तान है।
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। अगला, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में खालिस्तान का अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है। सूक्ष्म खालिस्तान अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, तो इसमें आएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र खालिस्तान इकाइयों का अध्ययन करता है। अगला, उद्यमियों के द्वारा अर्जित धन को खालिस्तान कहते हैं। उद्यमियों के द्वारा अर्जित धन को क्या कहेंगे? लाभ कहते हैं। अगला, आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं खालिस्तान थी। आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं अनंत थी। अगला प्रश्न, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। तो पहला, मांग सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण घटक है, सत्य है। दूसरा, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि, सत्य है। अगला, एक अर्थव्यवस्था में कुल बचत तथा विनियोग का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, सत्य है। चौथा, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन है, सत्य है। अगला, आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं अनंत थी, सत्य है। अगला, साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, यह भी सत्य है। अगला प्रश्न, सही जोड़ियाँ मिलाइए। सही जोड़ियाँ मिलाइए में देखते हैं हम, पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन। पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन, इसका सही बनेगा भविष्य में ऊंचे उत्पादन स्तर का प्रतीक। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, मूलतः चुनाव की समस्या है आर्थिक समस्या। चौथा, अवसर लागत को आर्थिक लागत के नाम से ही जाना जाता है। बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होता है। समष्टि आर्थिक सिद्धांतों से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द वाक्य में उत्तर में पहला, जिसमें विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, वैधानिक कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वह अर्थशास्त्र कहलाता है। कौन सा अर्थशास्त्र होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा, उस भौतिक समस्या का नाम बताइए जिसके कारण अर्थशास्त्र की एक विषय सामग्री के रूप में उभरा। तो भौतिक
समस्या का नाम जिसके कारण अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में उभरा, वह समस्या थी दुर्लभता। अगला तीसरा, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए का निर्णय लेने के लिए सिद्धांत पाया क्या है? तो उत्तर, जहाँ समग्र उपयोगिता अधिकतम हो, समग्र उपयोगिता जहाँ अधिकतम हो उसका उत्पादन किया जाना चाहिए, इसका निर्णय लिया जाना चाहिए। चौथा, समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता J.M. केन्स। पांचवा, आर्थिक महामंदी किस वर्ष में उत्पन्न हुई? आर्थिक महामंदी किस वर्ष में उत्पन्न हुई? तो सन 1929 में उत्पन्न हुई। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण, व्यक्तिगत उपभोक्ता का संतुलन, उद्योग का संतुलन, व्यक्तिगत वस्तु या साधन का कीमत निर्धारण। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्योग व व्यक्तिगत वस्तुओं का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसी एक ही इकाई का अध्ययन करेंगे, जैसे रिलायंस ग्रुप की बहुत सी शाखा है, तो उसके किसी एक, जैसे पेट्रोलियम ले लिया जाए, तो पेट्रोलियम में वह कितने पेट्रोल पंप है, प्रत्येक पेट्रोल पंप पर कितना पेट्रोल की मांग हो रही है, पूर्ति कितनी हो रही है और उससे लाभ कितना है, केवल एक इकाई का ही अध्ययन किया जाता है। तो इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक उपभोक्ता का आकलन लग जाता है कि एक उपभोक्ता एक महीने में कितना पेट्रोल भरा रहा है। दूसरा, उद्योग का संतुलन, क्या पूर्ति हो पा रही है, कितनी पूर्ति हो पा रही है। व्यक्तिगत वस्तु या साधन का कीमत निर्धारण, अगर बहुत जल्दी पेट्रोल भरा रहा है, ज़्यादा मात्रा में मांग है तो कीमत ज़्यादा होगी, और अगर मान लो कम मात्रा में मांग है तो कीमत कम होगी। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्योग व व्यक्तिगत वस्तुओं का अध्ययन करता है। केंद्रीय समस्या क्या है? केंद्रीय समस्या के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि केंद्रीय समस्या क्या है। तो केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कि आर्थिक समस्या का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कि आर्थिक समस्या का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब चलते हैं दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में समझेंगे, यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक
इकाई के रूप में अध्ययन करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में पहले ही समझा दिया गया। उदाहरण के लिए सामान्य कीमत स्तर, संपूर्ण इकाइयों के अनुसार सामान्य कीमत स्तर क्या है। रोजगार का स्तर, रोजगार कितना प्राप्त हो रहा है, कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है। विभिन्न आर्थिक चरों का अंतर संबंध, अन्य भी आर्थिक चर जितने भी रहेंगे उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र करता है। जैसे कपड़ों से पुस्तकों का संबंध, कापियों का संबंध, गाड़ियों का संबंध, पेट्रोल का संबंध या दैनिक उपयोग की वस्तुओं का संबंध, अंतर संबंध। यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र को वृक्ष कहा जाए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम वृक्ष कहेंगे, तो समष्टि अर्थशास्त्र को वन कहा जा सकता है। कि हम एक वृक्ष का अध्ययन कर रहे हैं तो समष्टि के अंतर्गत पूरे वन का अध्ययन कर सकते। एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत आर्थिक क्रियाएं बताइए। एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो उत्तर, एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत आर्थिक क्रियाएं है। एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत आर्थिक क्रियाएं, नंबर 1 उत्पादन। उत्पादन अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि धन का उत्पादन कैसे तथा किन किन साधनों से होता है। उत्पादन से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जिसके फलस्वरूप मूल्य का निर्माण होता है या वर्तमान वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। वस्तुओं के रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन आदि से उनके मूल्यों में वृद्धि होती है। इसे ही उत्पादन कहा जाता है। अगला समझेंगे। उत्पादन के बाद उपभोग। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएं हैं। अगला निवेश या पूंजी निर्माण। एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था की भौतिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को पूंजी निर्माण या निवेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक लेखा वर्ष में उपभोग पर उत्पादन का आधिक्य पूंजी निर्माण कहलाता है। चौथा, विनिमय। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं में व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता है। पहला, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, उपभोग, व्यक्तिगत लागत आदि घटकों की व्याख्या की जाती है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। एक व्यक्ति से कितना कमाता है, कितनी आय होती है, कितना उत्पादन करता है, वह कितना उपभोग करता है, लागत कितनी एक व्यक्ति को लग रही है, इसकी व्याख्या करता है। दूसरा, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र के छोटे छोटे चरों का अध्ययन करता है, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि का।
अगला चौथा, व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। व्यक्तिगत कीमत निर्धारण, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण बहुत सूक्ष्मता से प्रत्येक आर्थिक गतिविधि का विश्लेषण किया जाता है और उसमें मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत स्तर पर कीमत का निर्धारण किया जाता है। अगला चौथा, पूर्ण रोजगार मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। यह समझा जाता है कि संपूर्ण देश में सभी व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही इसी कारण राष्ट्रीय आय की गणना होती है। राष्ट्रीय आय में जितनी जनसंख्या रहेगी उसका भाग दे देंगे, तो भाग देने पर क्या निकलेगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। तो पूर्ण रोजगार माना जाएगा तभी प्रति व्यक्ति आय निकाली जा सकती, क्योंकि उपभोग तो हो ही रहा है। अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है तो सभी व्यक्तियों का अध्ययन होगा, इससे अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझा जा सकता है। दूसरा, व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। जब व्यक्ति इकाई का अध्ययन किया जाएगा तो अपने क्षेत्र में वह स्वयं आर्थिक निर्णय लेने में व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लिया जा सकता है। चौथा, कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। कीमत निर्धारण करने के लिए भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लिया जा सकता है कि कितनी उसमें लागत लग रही है, श्रम कितना लग रहा है, पूर्ण जितनी भी लागत लग रही है उसको जोड़ करके उसकी कीमत निर्धारित कर दी जाएगी। चौथा, आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। आर्थिक नियम बनाते समय प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इकाई को ध्यान में रख करके कीमत और पूर्ति, मांग और पूर्ति आर्थिक नियमों के निर्माण करने में सहायक होती है। व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता वृद्धि में सहायक। व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता, प्रत्येक व्यक्ति में गुणवत्ता कितनी है, किस प्रकार की कार्यकुशलता है, यह सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम निर्धारित कर सकते हैं। छठवां है, सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सरकार प्रति वर्ष कितनी वृद्धि दर है सरकार की, यह निर्णय व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करती है। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं समझाइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं में, यद्यपि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण पर्याप्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण पर्याप्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, किंतु उसकी कुछ सीमाएं भी है। यह सीमाएं निम्नलिखित है। नंबर 1, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में जितनी भी फर्में रहेगी, संपूर्ण फर्मों का अध्ययन किया जाएगा, या जितनी जनसंख्या है संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन किया जाएगा, तो उससे प्रति व्यक्ति की कार्य कुशलता और उसकी आय का पता नहीं चलेगा। परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन में इसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो सीमा है उसमें सही चित्र प्रस्तुत नहीं हो पाता है देश का। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के संचालन एवं संगठन के विश्लेषण में ही लगा रहता है। इसके द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। एक व्यक्ति को गिनने में संपूर्ण क्षेत्र में क्या चल रहा है, किस प्रकार की योजनाएं चल रही है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इसको नहीं समझा जाता है, परंतु समष्टि अर्थशास्त्र में समझा जा सकता है। तो हम पढ़ रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता। दूसरा, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित।
अवास्तविक मान्यताओं पर। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण कुछ ऐसी अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार इत्यादि पर आधारित है, जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है। यह क्या करता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र सभी व्यक्तियों को आर्थिक विश्लेषण कुछ अवास्तविक मान्यता जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, बाजार में कभी भी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं होती, क्योंकि क्रेता जितनी कीमत देने को तैयार होता है, जरूरी नहीं कि उतनी कीमत में वस्तु देने के लिए व्यापारी तैयार हो जाए। विक्रेता वो उतनी कीमत में वस्तु देने के लिए तैयार हो जाए, यह जरूरी नहीं है। इसी प्रकार पूर्ण रोजगार इत्यादि पर आधारित होता है। यह मानता है कि सभी व्यक्ति पूर्ण रोजगार प्राप्त किए हुए होते हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं होता है। तीसरा, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू न होना। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों के निष्कर्ष का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो निर्णय व्यक्तिगत इकाई के लिए उचित हो वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी उचित हो। प्रायः व्यक्तिगत इकाइयों के हित सामाजिक हित से भिन्न हुआ करते। उदाहरण के लिए बचत करना एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, परंतु संपूर्ण समाज द्वारा एक साथ बचत करना हानिकारक होता है, क्योंकि ऐसा करने से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी, उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय कम होने लगेगी तथा बेरोजगारी फैलने लगेगी। चौथा, कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं। राजस्व के क्षेत्र की अनेक समस्याएं, मौद्रिक नीति, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय, प्रशुल्क नीति जैसी महत्वपूर्ण समस्याएं जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था में होता है, का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा करना संभव नहीं होता। अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं लिखिए। तो व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। नंबर 1, वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत जिसे वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं, आर्थिक कल्याण सिद्धांत। तो वस्तु की कीमत सिद्धांत में पहला आता है मांग का सिद्धांत और दूसरा लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत। इस प्रकार साधन कीमत सिद्धांत में मजदूरी और लगान इसके दो भाग होते हैं और आर्थिक कल्याण सिद्धांत में ब्याज तथा लाभ। तो इस प्रकार से हमने देखा व्यष्टि एवं सूक्ष्म अर्थशास्त्र की 3 शाखाएं, वस्तु की कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, आर्थिक कल्याण सिद्धांत, और प्रत्येक की 2-2 शाखाएं। अब चलते हैं आगे समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताएं बताएं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र समझा हमने, अब समष्टि अर्थशास्त्र समझेंगे। तो यहाँ से पेज नंबर 6 से कल हम समझेंगे अगले PDF में।